हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन स्मार्ट स्टडी विद हसन। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी का ये दूसरा पार्ट है। पहले लेक्चर में हमने उनके शुरुआती जीवन के बारे में बताया था और किस तरह उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और किस तरह कांग्रेस में उनके मतभेद हुए और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा। इस वीडियो लेक्चर में हम उनकी बायोग्राफी को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसे अपने घर से निकले अंग्रेजों को चकमा दे करके और किस तरह उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। ये वो समय था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ चुका था। तो दोस्तों, पूरी कहानी हमें तभी समझ में आएगी जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी को समझेंगे। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 के बीच में लड़ा गया। इसमें दो ग्रुप थे, एक थी अलाइज पावर और दूसरी तरफ थी एक्सिस पावर। अलाइज पावर में थे ग्रेट ब्रिटेन, जिसको लीड कर रहे थे उनके पीएम विंस्टन चर्चिल। दूसरी कंट्री थी फ्रांस, जिसको लीड कर रहे थे चार्ल्स डी गॉली। इसके अलावा थी इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको लीड कर रहे थे फ्रैंकलिन, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे। इसमें एक और कंट्री थी सोवियत यूनियन, रसिया, जो कि बाद में ज्वाइन की थी। दूसरी तरफ थी एक्सेस पावर, जिसमें थी जर्मनी, एडोल्फ हिटलर जो कि एक नाजी डिक्टेटर थे, वो इसको लीड कर रहे थे। इटली, जिसे लीड कर रहे थे बेनिटो मुसोलिनी, ये भी एक फासिस्ट डिक्टेटर थे। और जापान, जिसके पीएम तोजो, जो कि एक आर्मी जनरल थे, वो इसको लीड कर रहे थे। अब जब विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो गांधी जी ने एक्सेस पावर को समर्थन देना बिल्कुल ठीक नहीं समझा। दरअसल गांधी जी के विचारों में जो डिक्टेटरशिप थी वो बिल्कुल ही अमानवीय थी। तो एक्सेस पावर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के साथ चल रही थी। ये लोग डिक्टेटरशिप की बात कर रहे थे, इसलिए गांधी जी ने इनका समर्थन बिल्कुल ठीक नहीं समझा। गांधी जी सोचते थे कि ब्रिटेन को फिर भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि बदले में ब्रिटेन हमको आजादी दे दे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसके बिल्कुल उल्टा कहा कि ये दोनों ग्रुप एक ही समझिए, हमारे लिए इनमें से ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। लेकिन क्योंकि ब्रिटेन के खिलाफ जो देश लड़ रहे हैं, अगर हम उनके साथ लड़ेंगे, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इससे हमें बहुत फायदा होगा। ब्रिटेन की कमर तोड़ दी जाए, इस जो पूरे दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर छिड़ा हुआ है, इसका अच्छे तरीके से फायदा उठाया जाए और भारत को आजादी दिलाई जाए। देखिए, सोशल मीडिया पर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में जो मतभेद हुए, उसको लेकर बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं। मैं आपको ये क्लियर बता देता हूँ, मैं ये आपको साफ कर देता हूँ कि गांधी जी से नेताजी के मतभेद भले ही हुए थे, लेकिन मनभेद कतई नहीं थे। अभी भी दोनों का मकसद एक ही था, रास्ते अलग अलग थे, मकसद दोनों का एक ही था और वो था भारत की आज़ादी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मन में भी अभी भी गांधी जी के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रेम था। इतना था कि जब उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन कर लिया तो एक ब्रिगेड का नाम उन्होंने गांधी ब्रिगेड रखा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दोनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत की आजादी था। जब 1940 में नेताजी को गिरफ्तार किया तो उनकी शारीरिक स्वास्थ्य के बेस पर उनको हाउस अरेस्ट किया गया और हाउस अरेस्ट से ही उन्होंने एक पठान का भेष बदला और वहां से वो अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर अफगानिस्तान होते हुए रसिया पहुंच गए। दोस्तों, अब यहां सोचने वाली बात यह है कि रसिया तो ऑलरेडी अलाइज पावर में था, फिर वो रसिया क्यों गए? तो रसिया जाने का मकसद उनका एक यही था कि जर्मनी और इटली से हाथ ना मिलाया जाए, क्योंकि वो भी जानते थे कि ये लोग डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं। अगर रसिया उनका साथ दे दे तो बात ही कुछ और होगी। लेकिन जब रसिया सुभाष चंद्र बोस जी पहुंचे तो पता हुआ कि रसिया भी अलाइज पावर में जाके जुड़ चुका है। तो अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस वापस जर्मनी की तरफ आ गए और उन्होंने वहां आकर के अडोल्फ हिटलर से मुलाकात की। अडोल्फ हिटलर ने पहले उनका समर्थन किया, उनको साथ देने का वादा किया, लेकिन बाद में अडोल्फ हिटलर ने उनका साथ नहीं दिया। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस लंबी समुद्री यात्रा करके जापान आए। जापान में उन्होंने अपना प्लान वहाँ के पीएम को समझाया। पीएम, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे तोजो, उन्होंने
सुभाष चंद्र बोस का बहुत समर्थन किया और उनका साथ देने का वादा किया और बाद में उनका साथ भी दिया गया। अब जानते हैं दोस्तों कि इंडियन नेशनल आर्मी कैसे फॉर्म होती है और किस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसको बदल देते हैं, किस तरह से इंडियन नेशनल आर्मी में जान फूंक देते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 2 फेज में होता है। पहला 1942 में जापान ने जो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स थे उनको हैंडओवर कर दिया मोहन सिंह को। अब देखिए प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स कैसे जापान के पास थे, क्योंकि भारतीय जो सैनिक थे वो एलाइज पावर की तरफ से एक्सेस पावर से लड़ रहे थे, जापान से लड़ रहे थे। तो जहाँ पर उन्होंने सिंगापुर में उनकी मौत हुई तो उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिया। तो जापान ने इनको हैंडओवर कर दिया मोहन सिंह को। सिंगापुर की लड़ाई हार जाने के बाद मोहन सिंह को 45,000 और प्रिजनर्स ऑफ वॉर मिल जाते हैं और कुछ समय बाद मोहन सिंह को 40,000 और प्रिजनर्स ऑफ वॉर मिल जाते हैं। इन्हीं प्रिजनर्स ऑफ वॉर को मिलाकर के मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी को ऑर्गेनाइज किया। इसके बाद अहम रोल आता है रास बिहारी बोस का, उन्होंने इसको लीड किया। अब सेकंड फेज आता है अराइवल ऑफ बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आ जाते हैं तो इंडियन नेशनल आर्मी का रूप पूरी तरीके से बदल के रख देते हैं। उनको अच्छे तरीके से ट्रेन किया जाता है, फिर उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद दे दिया जाता है, वो है भारत की आज़ादी। इस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी का दूसरा नाम दे देते हैं, वो होती है आज़ाद हिंद फौज, क्योंकि अब इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंद को आज़ाद कराना है। अक्टूबर 1943 में उन्होंने एक प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट सेटअप की जिसका नाम था आज़ाद हिंद सरकार और इसका हेडक्वार्टर था रंगून में। इस गवर्नमेंट को एक्सेस पावर ने भी रिकॉग्नाइज किया और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस सरकार को चलाने के लिए और सेना को चलाने के लिए एक बैंक का भी गठन किया और इसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रंगून में रह रहे भारतीय नागरिकों से चंदा मांगा। वहाँ पर एक गुजराती भारतीय थे मेमन अब्दुल हबीब, जिन्होंने अपने पूरे जीवन की पूरी कमाई लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और इसके अलावा उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन भी कर लिया। तो इस तरह का जज्बा हमने आज़ाद हिंद फौज में कई भारतीय जवानों का देखा। एक वीडियो हम और बनाएंगे कंपेनियन ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसमें हम उन हीरोज की भी बात करेंगे जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया आज़ाद हिंद फौज को बनाने में और हिंदुस्तान की आज़ादी में। जैसे कि हमने शुरुआत में नाम एक देखा मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, आबिद हसन साफरानी और कई सारे लेफ्टिनेंट थे, कर्नल थे। और इसके अलावा हम एक रेड फोर्ट ट्रायल के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को देख करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नो योर हीरोज सीरीज से आप जरूर जुड़िए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज का भी गठन हो गया, बैंक भी बन गई और सरकार भी बन गई। अब होता है एक्शन। इसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1944 में एक स्पीच दिया और इस स्पीच के जरिए भारतीयों को संबोधित किया कि हमने इस तरह से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया है और हम हिंदुस्तान की आज़ादी लेकर के ही रहेंगे। और इस स्पीच में ही उन्होंने गांधी जी का आशीर्वाद भी लिया। चलिए दोस्तों जानते हैं इम्फाल कैंपेन के बारे में। आईएनए की एक बटालियन थी जिसे शहनवाज खान कमांड कर रहे थे। इस बटालियन ने जापानीज आर्मी के साथ इंडो बर्मा फ्रंट से होते हुए ब्रिटिश आर्मी पर हमला किया, लेकिन जापानीज द्वारा उनके साथ भेदभाव किया गया, उनको राशन और हथियार के लिए मना कर दिया। इस तरह के भेदभाव से आईएनए के जवानों का मनोबल टूट जाता है। इम्फाल कैंपेन के असफल होने से और जापान के लगातार युद्ध में पिछड़ने से अब आईएनए की उम्मीद टूटती जा रही थी। 1945 के मध्य आते आते ये बटालियन फाइनली ब्रिटिशर्स को साउथ ईस्ट एशिया में सरेंडर कर देती है। हालांकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल भी सरेंडर करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके मन में एक और प्लान आया था और वो था यूएसए की ब्रिटिश से लगातार बढ़ रही धीरे धीरे दुश्मनी। तो उनकी उम्मीद थी कि अमेरिका उनकी मदद करेगा, इसलिए उन्होंने इस बटालियन को सरेंडर करने दिया। जब अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर परमाणु हमला किया
तो नेताजी ने अपनी फौज के लिए जापान में रुके रहना सुरक्षित समझा। इसलिए नेताजी ने फौज को डिसबैंड कर दिया और कहा कि हम एक बार फिर एक होंगे और फिर लड़ेंगे। इसी बीच नेताजी 18 अगस्त 1945 को सिंगापुर से एक जापानी जहाज से रवाना होते हैं, जिसमें उनके साथी कर्नल हबीबुर रहमान भी होते हैं। टेक ऑफ के समय उनके दूसरे साथी भी होते हैं, जैसे आबिद हसन और अय्यर साहब। इसके बाद खबर मिलती है कि नेताजी का प्लेन ताइवान में क्रैश हो गया है, जहां आग में जलने से उनकी मृत्यु हो गई है। दोस्तों, यह घटना एक रहस्य है। भारत में ज्यादातर लोग इस घटना को झूठा मानते हैं। ये नेताजी का अंग्रेजों को चकमा देने का एक तरीका था। कई कंस्पायरेसी थ्योरीज के हिसाब से नेताजी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से ताशगंज में मिले थे। इसके अलावा उनकी फौज के एक अफसर कैप्टन अब्बास अली ने भी नेताजी की मौत को झूठा ठहराया। तो दोस्तों, ये थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी। एक ऐसे बहादुर जिन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख फौजियों को या उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय फौजियों को एक धागे में पिरोकर आजाद हिंद फौज का गठन किया। दोस्तों, आगे हम आने वाले वीडियो में नेताजी के कंपेनियंस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा रेड फोर्ट ट्रायल के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, लेकिन प्लीज कोई भी पॉलिटिकल कमेंट ना कीजिए। एक दूसरे को गाली मत दीजिए। कंस्पायरेसी थ्योरीज के बेस पर किसी भी हमारे नेता को टारगेट मत कीजिए। जय हिंद।